ने वीडीसी मिमरान को फिर से किया हथियारों से लैस। वीडीसी मिमरान ने देरीना मांग पूरे होने पर सरकार का किया शुक्रिया अदा। जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है, फौज इसका मुतबादिल नहीं। बीजेपी अपना मकसद पूरा करने के लिए फौज का कर रही है इस्तेमाल। अगर 370 खत्म करने के बाद हालात बेहतर हुए तो इजाफी फौज क्यों और अवाम को हथियार क्यों दिए जा रहे हैं? पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। महकमा अमूर सार्फिन ने कसाबों पर कार्रवाई करते हुए 60 से जायद दुकानों को किया सरबे मोहर। कसाबों पर सरकारी नरकनामों से ज्यादा कीमत वसूल करने का है इल्जाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने आज बात की है वीडीसी मिमरान को हथियार देने के हवाले से, और इसके साथ साथ जो इजाफी यहाँ पे फौजी कंपनियां लाई जा रही है उसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने आज बात की है। इसके साथ साथ महकमा अमूर सार्फिन की बात भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज कार्रवाई की है महकमा अमूर सार्फिन ने श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में कसाबों के खिलाफ, और 60 से जायद दुकानें सरबमोहर की गई है। और भी मामलात रहेंगे स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले बात करेंगे राजौरी के हवाले से। राजौरी के डांगरी में पिछले दिनों हुई हलाकतों के बाद जहां आज भी कई इलाकों में, पीर पंचाल के कई इलाकों में आज भी बंद रहा, आज भी हड़ताल रही। और इस बीच में जो लोगों की डिमांड थी, एक बड़ी डिमांड जो लोगों की थी सरकार के लिए, वो थी वीडीसी मिमरान को हथियार देने के लिए। क्योंकि पहले भी वीडीसी मिमरान के पास हथियार हुआ करते थे, फिर कुछ वक्त पहले सरकार ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने फैसला लिया था हथियार वापस लेने का, फिर हथियार उनसे वापस लिए गए। तब से लेकर ये वीडीसी मिमरान लगातार डिमांड कर रहे थे कि उनको हथियार वापस दिए जाए, और अब सरकार ने फैसला लिया है राजौरी हलाकत के बाद। एक तो 18 मजीद फौजी कंपनियां जो है वो वहां पीर पंचाल में भेजी जाएंगी, क्योंकि अकलियतों की हिफाजत के लिए, और इसके साथ साथ जो वीडीसी मिमरान है उनको हथियार भी देने का फैसला पहले लिया गया था, और आज इसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया गया है। आज वीडीसी मिमरान को बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से हथियार दिए गए हैं, जिसको लेकर वीडीसी मिमरान ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर रैना का भी शुक्रिया अदा किया कि उनकी काविशों की वजह से जो वीडीसी मिमरान है उनको दोबारा से हथियार मिले हैं। इस प्रकार से ये हादसा यहाँ पे हुआ, आपने उस हालात में पूरे मामले को कवर किया, आप स्पॉट पे गए, उस सिचुएशन के अंदर आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस हालात को मुझसे बेहतर आपने देखा है कैसा मंजर था वहाँ का। उसके बाद जो पूरी जनता का जन आक्रोश था यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर एलजी प्रशासन को लेके जो मांग रखी उन्होंने, आज एलजी प्रशासन व केंद्र सरकार ने उस मांग को कहीं ना कहीं मान लिया है, और आज पूरा समाज जो डिमांड थी वीडीसी की, जिनके पास गने थी वो अपनी गनों को प्रॉपर्ली साफ करके वॉश करके तैयार करके रख रहे हैं। और एटो वेपन्स की जो बात है वो आज भी हमारा एक ट्रुप एडीजीपी से मिला राजौरी में, और उन्होंने आश्वस्त किया कि पूरी सेना हमारी, पूरी पुलिस प्रशासन अलर्ट है, हम इसके बाद ऐसा कोई भी हादसा नहीं होने देंगे। और जो ये वेपन्स, एटो वेपन्स एक्स सर्विसमैन को दी जा रही हैं, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा समाज की सुरक्षा के लिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और हमारी मांग को मानने के लिए गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ आके डांगरी चौक में रोड पे बैठे हमारे साथ, उन्होंने हमारा जो हालात यहाँ के देखे, उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन ऊपर दी, जिस कारण से हमें ये वीडीसी की गन्स आज मिल रही हैं, और पूरे समाज की सेफ्टी के लिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है। थैंक यू सर।
आप देख सकते होंगे ये मकामी लोग भी हमारे साथ हैं जो आज इस जगह पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि राजौरी के ढांगरी इलाके में आज एक अलग सा मंजर दिखाई देता है जहां वीडीसी के मेंबरान के हथियारों की जांच के साथ उनकी साफ सफाई की जा रही है और उसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको जदीद हथियार देने की बात की जा रही है। आप समझ सकते होंगे कि राजौरी के ढांगरी इलाके के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह का गम व गुस्सा पाया जाता था, जिसके चलते राजौरी हो, पुंछ हो, जगह जगह पर एहतजाज देखने को मिले। चाहे वादी चनाब की बात करें, जम्मू की बात करें, जम्मू कश्मीर के वादी के कई इलाकों में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए और इसके खिलाफ प्रोटेस्टों का सिलसिला लगातार आज भी जारी है। और आज जहां ढांगरी के इस स्कूल के अंदर आप देख सकते होंगे कि वीडीसी के मेंबरान के राजौरी हलाकतों के बाद सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। एक तो कि जो इजाफी फौजी कंपनियां हैं, 18 के करीब बताया जा रहा है कि फौजी कंपनियां हैं, वो पीर पंचाल खिते में तैनात की जाएगी जो वहां की अकलियती फिरके उनकी हिफाजत के लिए। और दूसरा कि वीडीसी मेंबरान को अब दोबारा हथियार देने का फैसला भी लिया गया है। इस मामले पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी आज बात की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर पहले ही फौजी छावनी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों में फौज ने अपने फराइज अंजाम दिए, यहाँ जमहूरी निज़ाम बहाल हो गई है और अब जम्मू कश्मीर में फौज का काम नहीं है। जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, एक सियासी मसला है और इसका सलूशन फौज नहीं है। बीजेपी अपना मकसद पूरा करने के लिए फौज का इस्तेमाल कर रही है और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इजाफी फौज लाना या आम लोगों को हथियार देना, इससे मसला हल नहीं होगा। बीजेपी दावा कर रही थी 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो गए, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर हालात बेहतर हुए तो इजाफी फौज क्यों जम्मू कश्मीर में लाई जा रही है और आम लोगों के हाथों में अब हथियार क्यों दिए जा रहे हैं। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा। महबूबा मुफ्ती आज बिजबिहारा गई थी अपने वालिद के मज़ार पर। 7 जनवरी को उन मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी मनानी जा रही है। इस सिलसिले में पहले ही महबूबा मुफ्ती गई थी और वहां पे मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा। कि कोई भी ताकत, कितनी भी ताकतवर हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, अपनी अवाम के साथ जंग नहीं लड़ सकते और उस जंग को कभी नहीं जीत सकते। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के मसले के लिए यहाँ जो फौज ने काम करना था वो कर चुकी है। अब जो बीजेपी फौज के कंधे पे, सिक्योरिटी फोर्सेस के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती, इससे कुछ हासिल नहीं होगा जी। अगर मसलों का हल मिलिट्री के जरिए होता तो जो चाइना ने 20-22 फौजी हमारे जो है उनको शहीद कर दिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे हमारे कब्जा किया, वहां तो डायलॉग चल रहा है, वहां तो रिकंसिलिएशन की बात चल रही है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपी या बटालियंस और लाने की बात कर रहे हैं, लोगों को एसएलआर देने की बात कर रहे हैं, दूसरे हथियार देने की बात कर रहे हैं, इससे मसला तो हल नहीं होगा। बल्कि जो बीजेपी का जो उनका अपना मकसद है, जो उनका अपना एजेंडा है, दो फिरकों में नफरत फैलाने का, एक जंगी माहौल तैयार करना है, यहाँ बाई को बाई के साथ लड़ाना, उससे वही जो है वही सिचुएशन यहाँ बन जाएगी। और जो बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी पिछले 3-4 साल से कि 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया जी। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अगर हालात ठीक है, तो फिर और फौज क्यों मंगाई जा रही है? फिर यहाँ के लोगों को, लोकल्स को हथियार क्यों दिए जा रहे हैं? तो इसका मतलब यही है ना कि बीजेपी यहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है और अब वो फौज के कंधे पे बंदूक रख के। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में रह रहे गरीबी के जुमरे से जो नीचे लोग रह रहे हैं, उनके लिए सरकारों ने कई स्कीमें लाई थी। उनको मकान बना के दिए जाते थे, चाहे हम अर्बन एरियाज़ की बात करें या रूरल एरियाज़ की बात करें। आईएव स्कीम जो है, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम चल रही थी, वहाँ गाँव में या जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो भी कोई गरीब होगा, जिसके पास मकान नहीं होगा, उनको मकान बना के दिए जाते थे। और इसी तरह अर्बन एरियाज़ में, यानी शहरी इलाकों में भी ये स्कीम जो है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए ऐसे चल रही है, जहाँ उन लोगों को मकान बना के दिए जाते हैं जिनके पास मकान नहीं है, जो गरीब लोग हैं। मगर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, बताया जा रहा है कि तकरीबन 11,000 के करीब ऐसे
लोग हैं जो इंतज़ार में हैं कि जिनको मकान बना के देने हैं और जिन्होंने अपनी जो लवाजमात हैं वो पूरी भी करके रखी हैं श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, मगर अभी तक उनके मकान नहीं बना के दिए जा रहे हैं। और पिछले 4 सालों से ये सिलसिला रुका पड़ा हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पहले जिन लोगों को मकान बना के दिए गए हैं वो असर रसूख वाले लोग थे, यानी वो हकदार नहीं थे, उनको मकान बना के दिए गए हैं इन्फ्लुएंस की वजह से। और उसके बाद कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज की गई है विजिलेंस महकमे के पास, और विजिलेंस में ये केस चल रहा था और विजिलेंस ने कई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर। उसके बाद भी अभी तक की बात करें, पिछले 4 सालों से एक भी मकान किसी को बना के नहीं दिया गया है। लोग जो है वो इंतज़ार में है, गरीब जो आवाम है शहर श्रीनगर की वो इंतज़ार में है कब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान कोई फैसला ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक नोटिस भी जारी किया है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। बताया गया कि 6 जनवरी तक जो है सारे जो मकानात हैं लोगों के वो बना के देने होंगे, और इस हवाले से जो लवाजमात श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को करने हैं वो पूरे करने होंगे। मगर आज 5 जनवरी है, यानी कल का दिन है, मगर अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है कि किसी को भी अभी पिछले 4 सालों के अंदर मकान बना के दिए गए हैं। वजह क्या है, क्यों इस तरह की सूरत हाल बनी है? क्योंकि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जब बात करते हैं तो एक दूसरे पे इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो काफ़ी वक्त से जारी है, और जब से इंतखाबात हुए हैं तब से ही बात करें तो मेयर, डिप्टी मेयर या पहले वाले जो डिप्टी मेयर थे वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, और जो मेयर है वो दूसरों के खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और इन इल्ज़ामात के बीच में जो असल मकसद था इन मुंतखबा नुमाइंदों का वो पूरा नहीं हुआ है। कई जो लोग हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, वो बार बार बात कर रहे हैं कि जिस मकसद के लिए वो इंतखाबात में आए थे, जिस मकसद के लिए उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था, वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। डिप्टी मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन परवेज अहमद कादरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं, जानना चाहेंगे कि गरीब आवाम को क्यों सताया जा रहा है। परवेज साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। पिछले 4 सालों के अंदर की बात करें तो गरीब आवाम को सताया जा रहा है। गरीब आवाम का जो हक आपके पास है, आपके इदारे के पास है, जो स्कीम आपके पास है कि जिन जिन को आपको मकानात बना के देने थे, पिछले 4 सालों के अंदर जब बात करते हैं तो कोई मकान भी नहीं बनाया गया है, किसी को माउनत नहीं की गई है। तो क्या वजह है इन सारे मामलात की? जी देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 2018 में जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अमेंडमेंट हुई है, ये हमें एक मैंडेट दिया गया था, एक कमेटी दी गई थी हाउसिंग फॉर ऑल, मगर उससे पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट थी ये स्कीम, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट थी। उस दौरान पिछले हुकूमतों ने कई सारे काम ऐसे किए, लोगों के मकान भी बनाए इस स्कीम के तहत, मगर जब से हमारा टेन्योवर यहाँ पे शुरू हुआ तब से उनमें धांधलियां हुई। उनके कई अफसर जो उसमें मुलव्वस थे, जेई थे, जो फिर बाद में डिपार्टमेंट से उनको कार्रवाई बाज़ाब्ता हुई, विजिलेंस में केस चला, क्राइम ब्रांच में केस चला उनके खिलाफ। तो अभी जो यहाँ के लगभग पिछले 4 सालों के 8,500 केस है करीब शहरी श्रीनगर में, जो PMAY के तहत हमने सबमिट किए थे। हाउसिंग डिपार्टमेंट इसकी नोडल एजेंसी है, तो हमने उनको केस यहाँ से भेजे थे, और SLC की कोई अभी तक मीटिंग नहीं हुई तब से कि इसमें कौन सा डिसीजन लेना है, कौन से बेनिफिशियरीज में जेन्युइन है। तो अब जो गवर्नमेंट ने पिछली बार इसकी एक चिट्ठी निकाली थी, और आज फिर 3 तारीख को एक और चिट्ठी आई है कि अब हमें फाइनल आप देंगे कि जो कारपोरेटर्स आइडेंटिफाई करेंगे अपने इलाकों के बेनिफिशियरीज को, आप वो फाइनल लिस्ट 6 तारीख को मीटिंग होने वाली है। टेंटेटिव डेट है, फिर अभी कंफर्म पूरा नहीं है कि ये मीटिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिलहाल हमें एक चिट्ठी मौसूल हुई है जो आज हम कारपोरेटरों को देने जा रहे हैं सबको, कि अगर उनके इलाके में कोई बेनिफिशियरी है, जेन्युइन बेनिफिशियरी है, आप उनकी डिटेल्स दीजिए ताकि हम सरकार तक उनकी बात पहुंचाएं। परवेज साहब, आपने कहा कि पिछली सरकारों ने काम किया था, उन्होंने लोगों के मकान बना के भी दिए थे, मगर जब से आपका टेन्योर आया, यानी जब से इंतखाबात हुए, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर बना, डिप्टी मेयर बना या कॉरपोरेट्स आए, उसके बाद किसी का मकान नहीं बना है, तो आप जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? देखिए, ऐसे भी शिकायतें हैं, जिस तरह आपने पहले कहा कि कुछ लोगों के खिलाफ विजिलेंस भी हुआ है कि असर रसूख वालों को ही दिया गया है, और क्या यही प्रोसेस अभी भी चल रहा है? क्योंकि जो 8,500 की आप बात कर रहे हैं, क्या वो जेन्युइन थे? फिर उनको, अगर वो जेन्युइन थे तो फिर क्यों उनको रोका गया है?
है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो लोग जो है आए रोज आपके ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, वो इंतजार में है कब उनके मकान जो है उनके वो बनेंगे, कब उनको किस्त जारी किया जाएगा। तो आप इन सारे मामलात का जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? जी देखिए, आदू के तो हमने जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो भी रिलीज की है। बाद में उन्होंने अपने मकानात पे जो उनको ढांचा बनाना था उस पे काम भी किया है। इसमें वक्तन फवक्तन हम पार्ट वाइज पेमेंट करते हैं। तो मगर जब से मैं कह रहा हूं, जब से हमारा टेन्योर है, मैंने कहा कि हमारे जो एक्ट में अमेंडमेंट हुई है और हमें भी बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की उसमें एक्ट में, और हमें हाउसिंग फॉर ऑल एक कमेटी बनाई गई यहाँ पे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। मगर मैंने भी बजाते खुद एज ए डिप्टी मेयर गवर्नमेंट को बार बार लिखा कि हमें इस कमेटी का मैंडेट दीजिए, हमें इस कमेटी का एजेंडा बताइए कि हमें इसके जो कमेटी आपने दी है हमें किस बारे में, इसमें किस विषय में बात करनी है, हमें लोगों की कौन सी बात रखनी है। हमें अगर फॉर्म आते हैं लोगों से, जो लोग अप्लाई करते हैं हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के लिए, तो हमें उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। अभी तक बदकिस्मती से सरकार की तरफ से उसमें कोई जवाब नहीं आया। यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल जम्मू और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू और श्रीनगर की मैं बात करूंगा, बिल्कुल डिफंक है। आपने देखा होगा कि आप जम्मू से भी पता कर सकते हैं, जम्मू में भी 2-3 हजार ऐसे केस है जो अभी भी पेंडिंग है। उनके केस बहुत सारे हुए हैं, मगर जो दांधलिया यहाँ पे हुए हैं उससे पहले तो वो उनके यहाँ नहीं हुई। उनके यहाँ पे केसेस भी ज्यादा हो गए और अप्रूव भी हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो विजिलेंस का दौर चला, इसमें जो क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें काफी ताखिर हुई। हम लोगों से माजरत खा है और हम अब माजरत का होने का अब तो माजरत का श्रीनगर होने का मकसद ही नहीं है ना, क्योंकि अब ये स्कीम जो है हाउस फॉर ऑल, ये तो अब इसका जो मरकजी सरकार ने वक्त मुकर्रर किया था वो वक्त भी अब खत्म होने को है। तो अब इस स्कीम के जरिए आप कितने लोगों को फायदा दे सकते हैं? जो इसके लिए टाइम दिया गया था वो टाइम भी अब खत्म हो रहा है। जी देखिए, इसमें कई सारे ऐसे केसेस, मैंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास बहुत सारे केसेस गए थे, उसमें भी ताखिर हुई। ये स्कीमें जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, ये हमें यहाँ पे जो ग्रीन बैलेट्स है उनमें दिए गए थे। इरेगुलरिटीज बहुत सारी हुई थी, तो इसमें जब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट देखा जाए उसमें एक बहुत ताखिर हुई उसके रिपोर्ट आने में। अब एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट हुई है, इसमें एक कमेटी बैठी है, यहाँ पे हमने अप्रूव करके दिए हैं, हमने आइडेंटिफाई करके दिए हैं। अब हाउसिंग जो डिपार्टमेंट है हमारा J&K हाउसिंग बोर्ड, वो इसकी नोडल एजेंसी है। SLC मीटिंग होते ही वो उनको अप्रूवल देंगे ताकि इनका काम हो जाए। तो यह इस शॉर्ट पीरियड में क्या हो सकता है, जो क्योंकि थोड़ा बहुत वक्त बचा है इस स्कीम के लिए, वो इसमें हो सकता है, मुमकिन है कि इसमें सारे बेनिफिशियरीज को फायदा मिल सकता है जिन्होंने किस्तें ली है या जिन्होंने अप्लाई किया है? जी बिल्कुल। अब ये जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, हम जो अपने कॉर्पोरेटर्स को लिख रहे हैं, हम हर एक कॉर्पोरेटर को आज इंशाल्लाह चिट्ठी जाएगी कि वो अपने अपने इलाकों के जो बेनिफिशरीज है, जेन्युइन बेनिफिशरीज है, उनको आप सर्टिफिकेट दीजिए कि ये जेन्युइन बेनिफिशरीज है, ताकि वो अप्रूव हो जाए कमेटी के मीटिंग में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज कादिर साहब बात करने के लिए। सरकार ने स्कीम बनाई थी आवास योजना, जिसके तहत श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो इलाके आते हैं, यानी शहरी इलाके, उनमें जो गरीब लोग रह रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनको मकान तामीर करने के लिए मरकजी सरकार की स्कीम लाई गई थी। और जैसे परवेज कादरी साहब ने खुद एतराफ़ किया कि जब इनका टेन्योर आया तो कोई काम नहीं हुआ, किसी को मकान बना के नहीं दिया गया। मगर उससे पहले क्या कुछ हुआ? उससे पहले हुआ कि हकदार को हक नहीं मिला और जिसका हक नहीं था उसको हक दिया गया है। यानी असर रसूख की बुनियादों पे लोगों को पैसे वागुजार किए गए हैं मकान बनाने के लिए, जिनके पास ऑलरेडी मकान थे। और फिर मामला जो विजिलेंस के पास गया, कई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, मगर आज भी लोग जो है वो इंतजार में हैं कब अब उनके मकान जो है वो बनेंगे, कब सरकार पैसा वागुजार करेगी, क्योंकि अभी भी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फैसला नहीं लिया है। कल एक मीटिंग बुलाई गई है 6 तारीख को, और दूसरा जो स्कीम का मुकर्ररा वक्त था, अब वो वक्त जो है वो ख़त्म होने को, यानी ये स्कीम वाइंड अप हो जाएगी। फिर अगर मरकजी सरकार इसको दोबारा से कंटिन्यू करना चाहेगी, फिर ही शायद इन बेनिफिशरीज का, इन हकदारों का हक इनको मिल सकता है। मगर अफसरों की लापरवाही, अफसरों की गलती और जो सियासतदान हैं जिनके असर रसूख पे लोगों को मकान बना के दिए जाते हैं, उनकी वजह से गरीब जो है वो मारे जाते हैं, गरीब को अपना हक नहीं मिल रहा है।
नाज़रीन, महकमे उमूर सारिफीन की एनफोर्समेंट विंग जो है वो कार्रवाई करती रही है श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले कई रोज़ से, और आज भी श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में कसाबों के खिलाफ कार्रवाई की गई है महकमे की तरफ से। और कहा गया है कि जो सरकार ने नरखनामे मुकर्रर किए थे 2 साल पहले, उन नरखनामों के पे किसी को मीट गोश्त नहीं मिल रहा है, बल्कि उनसे ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे हैं सारिफ से। इस हवाले से जो शिकायतें महकमे के पास पहुंची है तो महकमे ने कार्रवाई की है, और कार्रवाई करते हुए 60 के करीब आज के दिन में दुकानदारों को सरबेमोहर किया गया है। मगर मामला जो है वो दो तरफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कसाब है वो कह रहे हैं कि जो रेट्स मुकर्रर की गई है वो उन रेट्स पे अब जो है गोश्त सारिफ को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मंडी में जो भाव है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और सरकार का जो इस पे कहना है, सरकार कह रही है कि नहीं, जो उन्होंने नरखनामे मुकर्रर किए हैं वो मंडी में, दिल्ली के बाज़ारों में, दिल्ली की मंडी में जो वहाँ के डीलर्स हैं उनसे बात करने के बाद ही ये नरखनामे मुकर्रर किए गए थे। पहले हम आपके पास पहुँचाएंगे उन लोगों की बात जो डीलर्स हैं, मटन डीलर्स एसोसिएशन के जो जिम्मेदारान हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर सरकार की बात भी आप तक पहुँचाएंगे इस हवाले से जो आज उन्होंने कार्रवाई की है। मालूम होगा कि जो गवर्नमेंट ने रेट्स फिक्स किए हैं 535 रुपया केजी देना है, लोगों तक पहुंचना भी चाहे, और ये रेट एक तरफा रेट नहीं हुई है। ये रेट इनके होलसेलर्स और रिटेलर्स के जो भी प्रेसिडेंट साहिबान हैं वो आए हैं, उन्होंने दस्तखत किए हैं और ये रेट हमने लोगों तक पहुंचाए। बदकिस्मती की बात है, ये रेट फाइनलाइज करने के बावजूद भी ये लोगों से ज़्यादा रेट वसूल कर रहे हैं। कोई 600 ले रहा है, हमें ये भी मालूम हुआ है कि 650 में भी बिक रहा है मटन, और लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसीलिए हम ये ड्राइव चला रहे हैं, जहां जहां भी ओवर चार्जिंग हो रही है हम उस मटन शॉप को सील कर रहे हैं। अभी तक हमने 60 ऐसे दुकानदारों को सील किया है जो ओवर चार्जिंग हमने दे पिछले 4-5 दिनों से 60 अभी तक हमने बंद किए, वो भी शहरी श्रीनगर में खाली। देखिए, वो जो लाइसेंस जो पार्ट आप जो कह रहे हैं वो इलीगल ट्रेड के हिसाब से वो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो माल वहां से ला रहे हैं, बाहर से माल रहे हैं, उनको लाइसेंस पहले बनानी जरूरी है, लेकिन वो लाइसेंस के बगैर वो माल ला रहे हैं, वो भी एक इलीगल ट्रेड है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। लेकिन जो ये आपको ये लोग बता रहे हैं कि ये लाइसेंस की, आप खुद ये बता सकते हैं कि आपको किस रेट में मटन मिल रहा है और ये किस रेट पर आपको दे रहे हैं। कार्रवाई ओवर चार्जिंग के हिसाब से अभी हो रही है, क्योंकि ये जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं और साथ में जिसने भी इलीगल ट्रेड से जो भी लाइसेंस माल ला रहे हैं। डायरेक्टर CAPD एनफोर्समेंट विंग मुश्ताक अहमद वानी बात कर रहे थे कि क्यों इन मटन डीलर्स के खिलाफ या दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जो सरकार ने नरखनामे मुकर्रर किए हैं वो एक एग्रीमेंट के तहत मुकर्रर किए गए थे। उसके बाद जो है सरकार ने रेट्स दिए हैं और उन रेट्स पे कहा गया कसाबों को कि आप ये रेट्स पे सारिफ को गोश्त दे दें। मगर जो डीलर्स हैं कि वो कई बार एहतजाज भी कर चुके हैं, उन्होंने कई बार हड़ताल भी किया है। आज वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, वो बात भी आप तक पहुंचाएंगे। इन्होंने बोला लाइसेंस का इशू है, अगर लाइसेंस का इशू है तो नॉर्मल दुकानदारों को वो टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर लाइसेंस का इशू है तो वो तो होलसेलर्स के साथ है, तो नॉर्मल दुकानदारों को क्यों टारगेट कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अभी क्या हो गया, सारी दुकानें अब सील हो गई, इससे क्या हो जाता है, मटन की शॉर्टेज हो जाएगी। फिर बोलेंगे, मतलब इसमें हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ब्लैक शीपर्स होते हैं, वो भी बोलेंगे फिर बाद में कि ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखिए थोड़ी बहुत नहीं, मसला ये है 2 साल हो गया हमें रेट दिए हुए। आप वो देखिए, आज तो माशाल्लाह आज मोबाइल हाथ में है, 2 मिनट में कंफर्म हो जाता है बाहर क्या रेट है। दिल्ली में अभी 700 रुपये है, यहाँ जम्मू में 600 रुपये है। यहाँ पे हमें A ग्रेड बोलते हैं, A ग्रेड गोश्त दे दीजिए, बाद में हमें बोलते हैं इस रेट पे भेजिए, वो कहाँ मिलेगा? जो वहाँ पे रेट 600 अगर जम्मू में यहाँ से, तो वहाँ पे चार्जिंग वार्जिंग कैरेज वेरेज हो जाता है, वो तो 650 हो जाएगा। अब जो जेन्युइन रेट है वो कंफर्म। नाज़रीन, बेला बोनियार उड़ी में साल 2005 में एक पंचायत घर तामीर किया गया था, फिर साल 2014 में जो सैलाब आया उस सैलाब की वजह से वो तबाह हो चुका था, उस पर सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब जो वहाँ के इलाके के पंचायत मेम्बरान हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साल 2014 से अभी तक इसको काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया जा रहा है। जो पंचायत मेम्बरान हैं उनको बड़ी मुश्किलात हो रही है। कई बार महकमे के पास भी गए थे ये जिम्मेदारान,
इंतज़ामिया के पास भी गए थे कि इस पंचायत घर को ठीक किया जाए, मगर अभी तक इस पे कोई काम शुरू नहीं किया गया है। यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पंचायत भवन है जनाब। ये 2002 में बना, 5 में बना था, बन के तैयार हुआ था। और 2014 में जब भयंकर सैलाब आया, यहाँ से हापत खाई नाला ब्रीच हो गया। और यहाँ इसके पीछे आप देख रहे हैं, ये जितने भी ये गांव बसता है यहाँ पे, इसमें 40 मकान बह गए थे। और उसी वक्त ये पंचायत भवन भी बह गया था जनाब। ये बहुत बड़ा पंचायत भवन था। अब तो मुझे लगता है एक कमरे पर ये अब रह गया है, और उसकी छत भी आप देखते हैं ये सारा टूट गया है। और उसके बाद जनाब यहाँ पे इस पर कोई भी दोबारा पे काम इस पर नहीं किया गया। इसकी हालत यूं की तूं है। और जहाँ से ये नाला ब्रीच हुआ था सर, जो ये नाला जिसकी जद में ये आया था, सितम शरीफी ये है जनाब कि वो नाला भी अभी तक खुला है सर। वो नाला बिल्कुल ओपन है सर, क्योंकि सैलाब के बाद उस पर खास कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो मुझे लगता है सर कि आने वाले वक्त में, क्योंकि आपको पता है सर ये पहाड़ी इलाका है, इसमें बारिशें ज़्यादा होती हैं, बर्फबारी भी होती है। और मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ फिर इसमें पानी इसमें ज़्यादा आ जाता है। और मुझे लगता है सर कि अब हमारा जो ये गाँव है, तकरीबन ये 300 घरों पर मुश्तमिल है, ये बेला सलामाबाद, इसको एक बहुत बड़ा खतरा लाहक है सर। अब तो मुझे लगता है शहनाज, इसके साथ ही आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।